नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑफ क्लासेस पर। और इस समय हो रहा है जो ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चंस यानी कि भूगोल के 25 क्वेश्चंस पर बात करने का। अभी कुछ समय के लिए हम हिस्ट्री की जो स्लाइड्स है उस पर काम नहीं करेंगे। थोड़े समय से ज्योग्राफी नहीं हुई है तो अभी हम ज्योग्राफी पे थोड़ा काम करेंगे। तो अब जो ये टाइम होगा 9 बजे से वो आपके ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के 25 क्वेश्चंस का होगा। तो अभी हम जो 25 क्वेश्चंस भूगोल के लेकर आए जिन पर अभी हम बात करेंगे, ये वो क्वेश्चंस हैं जो विविध परीक्षाओं की दृष्टि से जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। जो हमारी वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। तो समय को ख़राब ना करते हुए सीधे शुरुआत करते हैं आज के इस जो है सेशन की। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है किस देश में थोरियम के सर्वाधिक भंडार है या थोरियम के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। यदि हम थोरियम की बात करते हैं तो थोरियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। थोरियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। भारत सबसे बड़ा जो है वो थोरियम का उत्पादक देशों में से एक है। कहा जाता है जो केरल और जो आंध्र प्रदेश है वहां पर इनके संभावित सबसे ज्यादा जो भंडार हैं उनकी जो है संभावना व्यक्त की गई है। जरा डिस्कशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है भारत में थोरियम का सबसे समृद्ध निक्षेप है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल के समुद्र तट की रेत में मोनोजाइट और इल्मेनाइट निक्षेपों से प्राप्त होता है। केरल के कोल्लम और पलक्कड़ जिलों में मोनोजाइट के सबसे समृद्ध भंडार पाए जाते हैं। ओडिशा के महानदी नदी के डेल्टा और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास भी निक्षेप पाए जाते हैं। थोरियम का उपयोग ईंधन के रूप में प्लूटोनियम जैसी विखंडनीय सामग्री के साथ किया सकता है, इसलिए भारत में दुनिया में सबसे अमीर थोरियम जमा है। यदि हम इसको अगर खोद लेते हैं, हम इसका दोहन कर सकते हैं तो आने वाले समय में भारत जो दुनिया के सर्वाधिक थोरियम उत्पादक देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कार्बन के निम्नलिखित रूपों में किस में कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है? दे रखा है ग्रेफाइट है, लिग्नाइट है, पीट है, हीरा है। लिग्नाइट, पीट ये कोयले के प्रकार हैं दोनों। यदि इन दोनों की बात करते हैं, दोनों कोयले के प्रकार हैं और कोयले में कार्बन होता है ये पता है। यदि हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, पेंसिल में इसका इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट पे भी कार्बन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं हीरे की तो हीरा कार्बन का सबसे ज्यादा या कार्बन की सबसे प्रचुर मात्रा का स्रोत होता है। कहा जाता है कि 99% तक जो हीरा है वो कहीं ना कहीं कार्बन का ही क्या है, एक अपर रूप है, या कार्बन का ही क्या है जो संशोधित रूप है वो क्या है, हीरा है। ठीक है, और यदि आप हीरे की देखते हैं कि जब हीरे की खोज होती है तो हीरे अक्सर कोयले की खदानों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि वो टाइम कहते हैं कि ये वो कार्बन है जो कि करोड़ों वर्ष के पश्चात क्या है, हीरे में कन्वर्ट हो गए हैं। लिखा हुआ है हीरे में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है क्योंकि यह कार्बन के तत्व से बना होता है और इसकी सामग्री 99.95% के बीच होती है। शेष 0.5% में अन्य ट्रेस तत्व हो सकते हैं जो आवश्यक रसायन विज्ञान का हिस्सा नहीं है। एक हीरा। लिग्नाइट में कार्बन सामग्री 25 से 35% है, जबकि पीट में 40 से 55% और ग्रेफाइट में 90 से 55% कार्बन होता है। एंथ्रेसाइट में हीरा के बाद 92 से 98% की दूसरी उच्चतम कार्बन सामग्री है, इसलिए कार्बन के दिए गए रूपों में हीरे में सबसे अधिक सामग्री या कार्बन होता है। देखिए यहाँ पर देखा है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट एक कोयले का ही प्रकार होता है। एंथ्रेसाइट कोयला होता है और एंथ्रेसाइट कोयले में कितना होता है, 92 से लेकर 98% तक होता है। पीत भी एक कोयला होता है, पीत में लगभग 55%, 40 से 55, और जबकि ग्रेफाइट क्या है, 90 से 55% तक जो है, 95% तक जो है वो क्या है, कार्बन के जो धारिता है उसको रखता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानी जाने वाली भित्रा और सूरमा घाटी किस राज्यों में स्थित है?
यदि हम पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन से संबंधित घाटियों की बात करते हैं तो असम का आपने नाम सुना होगा। असम एक जगह है डिगबोई, जहाँ पर पेट्रोलियम चीज़ों का, जो पेट्रोलियम रसायन है उनका जो है, हम कहते हैं कि वहाँ पर संशोधन किया जाता है, परिशोधन किया जाता है। तो ये जो दोनों घाटियां दे रखी हैं कि भित्रा और सूरमा, ये दोनों भी कहाँ पर स्थित है? असम में ही स्थित है। कहाँ पर? असम में। यदि हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में जो लौह अयस्क यानी कि जो कोयले की खदानें हैं वो ज़्यादा हैं। त्रिपुरा जो है इसमें नहीं आता है। गुजरात की यदि हम बात करते हैं तो जो ज्वारीय शक्ति है, जो समुद्र का जल है, उससे जो ज्वारीय शक्ति की संभावनाएं है वो गुजरात में ज़्यादा है। गुजरात कपास उत्पादन में भी सबसे आगे है। तो यहाँ का जो सही आंसर है वो कौन सा है आपका? असम। यानी कि असम में सर्वाधिक, वो सॉरी, भित्रा और सूरमा घाटियां जो कहाँ पर स्थित हैं? असम में स्थित हैं। डिस्क्रिप्शन देखिए क्या कहता है, लिखा हुआ है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानी जाने वाली भित्रा और सूरमा घाटी असम में स्थित है। असम में पेट्रोलियम का स्रोत असम बेल्ट उत्तर पूर्व में दिहांग बेसिन से पूर्व में भित्रा और सूरमा घाटी के बाहरी किनारों तक फैली हुई है। भारत का संपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादन असम बेल्ट, गुजरात के अम्बे बेल्ट और बॉम्बे हाई से आता है। इसलिए असम वह राज्य है जहाँ भित्रा और सूरमा घाटी स्थित है। ये देखिएगा कहाँ पर कि असम में भित्रा और सूरमा घाटी कैसी है? स्थित है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा हुआ है भारत के किस राज्य में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक होता है? यदि हम अभ्रक की बात करते हैं तो अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? अभ्रक केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से क्या है? नंबर 1 राज्य है। यानी कि सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? आपका आंध्र प्रदेश में ही होता है। देखिए अभ्रक के उच्चतम भंडार आंध्र प्रदेश में मौजूद है। नेल्लोर जिला कच्चे अभ्रक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, जहां अभ्रक का खनन अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद जिलों से किया जाता है। तीसरे स्थान पर बिहार राज्य आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत 8वें स्थान पर है और चीन अभ्रक उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। इसलिए आंध्र प्रदेश में अभ्रक का उच्चतम भंडार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? भाभा परमाणु, बार्क की बात हो रही है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो भाभा यानी कि बार्क का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च जो है सेंटर, इसकी फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये मुंबई में है। और मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। आपको पता है महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है क्या है? आपकी मुंबई है। ठीक है, तो ये मुंबई में स्थित है। तो क्वेश्चन यही है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि VARC का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में होमी जहांगीर भाभा के द्वारा 1954 में ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान के रूप में की गई थी और इसके संस्थापना के बाद 1967 में इसका नाम बदलकर बार्क कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? आगे इसी में लिखा हुआ है कि अनुसंधान केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन कार्य करता है, जो भारत के प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष देखरेख में रहता है। यानी कि जो अनुसंधान परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग है वो किसके अधीन है? परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अधीन आता है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री के अधीन आता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि विभाग दे रखे होते हैं और आपसे पूछा था ये विभाग किसके पास है। तो जो परमाणु ऊर्जा का विभाग है वो किसके पास रहेगा? वो आपके प्रधानमंत्री के पास ही रहता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है यानी कि 5 में का बी। ठीक है, 5 में का बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन सा उर्वरक सीधे उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यानी कि निम्न में कौन सा उर्वरक बहुत सारे उर्वरकों का एक कंबाइंड एक मिक्सचर है? तो यदि हम देखते हैं अमोनियम सल्फेट नहीं है, अमोनियम सल्फेट नहीं है, यूरिया नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट ये भी नहीं है, लेकिन NPK नाइट्रोजन, पोटास और तीसरा ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, पोटास
और एक और के मतलब के की मुझे अभी फॉर्म याद नहीं आ रही है, लेकिन नाइट्रोजन और पोटास ये दो हैं, अभी डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। तो एनपीके जो है ये कई सारे उर्वरकों का एक मिक्सचर है, तो ये सीधे उर्वरक की श्रेणी में नहीं आता। देखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम उर्वरक यौगिक उर्वरक के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम नामक दो मुख्य पोषक तत्व प्रदान करता है। उर्वरकों को तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया सकता है, सीधे उर्वरक, मिश्रित उर्वरक और जो है आपके सीधे उर्वरकों में एक पोषक तत्व होता है, उनमें उदाहरण है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, और का उपयोग पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए आता है, जबकि म्यूरेट ऑफ पोटाश पौधों को पोटेशियम प्रदान करता है। इसलिए एनपीके सीधा उर्वरक नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एनपीके की फुल फॉर्म भी यदि कभी कभार आती है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन किस्में आते हैं एनपीके में शामिल किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन अगले की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 क्या कहता है, लिखा हुआ है पायरेथ्रिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। लिखा हुआ है इसे गुलदाउदी सिनेरारी फोलियम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यह एक अकार्बनिक कीटनाशक है जिसका उपयोग उर्वरकों के साथ किया जाता है। इसका उपयोग जैविक बागवानी के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहले और तीसरे कथन सही है, जबकि दूसरा वाला कथन जो है वो गलत है, यानी कि इसे गुलदाउदी सिनेरारी फोलियम से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग जैविक बागवानी के लिए किया सकता है। ये वाले दोनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक हैं, तो यानी कि पहले और तीसरे ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। ओनली 1 and 3 ऑप्शन इज राइट। तो सही आंसर क्या है आपका, ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, पायरेथ्रम से पायरेथ्रम के रूप में भी जाना जाता है, गुलदाउदी सिनेरारी फोलियम से प्राप्त होता है, जिसे आमतौर पर डॉल्मेटियन पेनिट्री के रूप में जाना जाता है। पायरेथ्रिन एक जैविक कीटनाशक है और रक्षा के प्राकृतिक तंत्र के रूप में कार्य करता है और कीटों और कीड़ों से सुरक्षा प्रदान करता है। पायरेथ्रिन कीड़ों के तंत्रिका को प्रभावित करके और अंत में कीड़ों को मारकर उनमें लकवा पैदा करता है। इसलिए सच है कि पायरेथ्रिन गुलदाउदी सिनेरारी फोलियम से प्राप्त होता है और उसका उपयोग जैविक बागवानी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन से जैव उर्वरकों के बारे में सही है, ठीक है, जैव उर्वरकों के बारे में कौन सा सही है, ये कथन दे रखा है। लिखा हुआ है मृत जीवन रूपों वाले उर्वरक, जैव उर्वरक यानी कि मृत जीवन रूपों वाले उर्वरक, ठीक है। पहला ही फॉल्स जो कथन है वो गलत है। एजिटोबैक्टर तथा नील हरित शैवाल जैव उर्वरकों के उदाहरण हैं, ये सही है। नाइट्रोजन के प्राकृतिक स्थिरीकरण के माध्यम से पोषक तत्व जोड़े जाते हैं, तो ये वाला कथन भी सही है, यानी कि 2 और 3 कथन यहाँ पर सही है। तो कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है, 2 और 3, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, 8 में का डी। जैव उर्वरक उन उर्वरक को संदर्भित करते हैं जिनमें जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं और विकास को बढ़ावा देने वाले पदार्थों और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के संश्लेषण के माध्यम से पौधे के विकास को प्रोत्साहित करके राइजोस्फीयर या पौधे के आंतरिक भाग में पोषक तत्वों की वृद्धि और उपलब्धता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। जैव उर्वरकों के कुछ उदाहरणों में एजोस्पिरिलम, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर और ब्लू ग्रीन शैवाल शामिल है। इसलिए कथन एजिटोबैक्टर और ब्लू ग्रीन शैवाल जैव उर्वरकों के उदाहरण है और पोषक तत्वों को नाइट्रोजन के प्राकृतिक निर्धारण के माध्यम से जोड़ा जाता है, ये कथन सही है, यानी कि सही आंसर था डी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा उर्वरक मेथामोग्लोबिनेमिया, निम्नलिखित में कौन सा उर्वरक मेथामोग्लोबिनेमिया रोग का कारण है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है। लिखा हुआ है कौन सा उर्वरक,
ठीक है, फॉस्फेट है, क्लोरेट है, पोटास है या नाइट्रेट है। यदि हम उर्वरकों के से होने वाले यदि हम रोगों की बात करते हैं तो नाइट्रेट से एक रोग होता है जो यहाँ पर दे रखा है, इसका नाम है मेथेमोग्लोबिनेमिया रोग। तो यानी कि ये रोग किसके कारण होता है, नाइट्रेट के कारण होता है। नाइन्थ का सही आंसर क्या है, डी, कि नाइट्रेट के कारण होने वाले रोग का नाम है मेथेमोग्लोबिनेमिया रोग। मेटहैब द्वारा निरूपित मेथेमोग्लोबिनेमिया मिट्टी में अत्यधिक नाइट्रेट उर्वरकों की उपस्थिति के कारण होता है। यह रक्त का एक विकार है जो मेथेमोग्लोबिन की असामान्य मात्रा के उत्पादन की ओर जाता है। मेथेमोग्लोबिन एक प्रकार का हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन ले जाता है, लेकिन ऊतकों को प्रभावी ढंग से ऑक्सीजन जारी नहीं कर सकता। तो रोग साइनोसिस नामक एक स्थिति का कारण बनता है जिसमें पूछना ग्रे नीला हो जाता है। इसलिए मिट्टी में अत्यधिक नाइट्रेट उर्वरकों की उपस्थिति के कारण मेथेमोग्लोबिनेमिया रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, उर्वरकों के निर्माण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उर्वरक मतलब जो आपके फसलों में लगाई जाने वाली जो खाद है उनकी बात हो रही है। उनका जब उपयोग किया जाता है, निर्माण किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, नहीं। साइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, नहीं। क्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, नहीं। नाइट्रिक एसिड का प्रयोग उर्वरकों को बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर सही है, यानी कि नाइट्रिक जो एसिड है वो नाइट्रिक एसिड किसके काम आता है, उर्वरकों के निर्माण के काम में आता है। देखिएगा उस 10th का सी ऑप्शन, नाइट्रिक एसिड को इसके सामान्य नाम एक्वा फोर्टिस या स्पिरिट ऑफ नाइटर से जाना जाता है और रासायनिक सूत्र HNO3 द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसका उपयोग उर्वरकों के निर्माण और ट्रिनिट्रोटोलुइन यानी TNT के उत्पादन दोनों में किया जाता है। उर्वरक उद्योग में नाइट्रिक एसिड का उपयोग अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन में मध्यस्थ के रूप में किया जाता है। अतः नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। 10th का सी ऑप्शन। 11th क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है। किस अम्ल का उपयोग विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है, अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्लोरिक एसिड और लास्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो है आपका कार्बोनिक एसिड। तो जो भी विस्फोटक होते हैं उन विस्फोटकों को बनाने में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, विस्फोटकों को बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो भी आपके खाद बनाई जाती है, जो भी आपके उर्वरक बनाई जाती हैं, वहां पर भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गलत है, क्लोरिक एसिड गलत है, कार्बोनिक एसिड गलत है, बी ऑप्शन यानी कि नाइट्रिक एसिड सही है। नाइट्रिक एसिड को इसके सामान्य नाम एक्वा फोर्टिस या स्पिरिट ऑफ नाइट्रिक से जाना जाता है और रासायनिक सूत्र HNO3 द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसका उपयोग विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है। उर्वरक उद्योग में नाइट्रिक एसिड का उपयोग अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन में एक मध्यस्थ के रूप में किया जाता है, जो तब उर्वरकों के उत्पादन में लगाया जाता है। नाइट्रिक एसिड का उपयोग ट्रिनिट्रोटोलुइन यानी TNT और नाइट्रोग्लिसरीन जैसे विस्फोटकों के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। यह धातुओं के ऑक्सीकरण में भी उपयोग करता है। इसलिए नाइट्रिक एसिड का उपयोग विस्फोटकों के साथ साथ कुओं के निर्माण में भी किया जाता है। यानी कि जब विस्फोट किए जाते हैं तो विस्फोट के लिए जब कुएं बनाए जाते हैं, गहरे गहरे गड्ढे किए जाते हैं, तब नाइट्रिक जो एसिड है उसका उपयोग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है वर्षा जल की पीएच श्रेणी क्या है जिसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा की बात पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, या वर्षा जल का पीएच मान यहाँ पर पूछा जाता है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है।
तो यदि 3.0 से कम नहीं है, 7.35 से 7.45 ये भी नहीं है, 4.4 से 6.4 ये भी नहीं है, 5.6 से जब मान कम होता है, पीएच मान कम होता है, 5.6 से पीएच मान कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। अम्लीय वर्षा वर्षा का एक प्रकार है जहां पर जब ज्यादा प्रदूषण हो जाता है तो जो हानिकारक गैसें हैं वो क्या है, वो जल के साथ घुल जाती हैं, और ये जो वर्षा होती है वो जब ये पानी के रूप में बरसती है तो ये कहीं ना कहीं एक तेजाब के रूप में बदल जाती है, तो इसी को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो इसी को इसका पीएच मान कितना है, 5.6 से कम होता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से वर्षा के साथ सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड शामिल होते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि नाइट्रिक एसिड क्या होते हैं। नाइट्रिक एसिड विस्फोटों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो यानी कि एक गंभीर प्रकार का एसिड जो होता है वो नाइट्रिक एसिड है। अम्लीय वर्षा भी जंग पैदा करके और पेंट छीलकर बुनियादी ढांचे को प्रभावित करती है। पीएच हाइड्रोजन की शक्ति को संदर्भित करता है और 7 से अधिक मूल्यों के लिए आधार 7 और कम मूल्यों के लिए एसिड को इंगित करता है। इसलिए अम्लीय वर्षा कहे जाने वाले वर्षा जल की पीएच श्रेणी 5.6 से कम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है अथवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, कौन सा सत्य है अथवा नहीं है। तो दोनों बातें इसमें दे रखी है, तो यदि आपको सत्य बताना है या आपको असत्य बताना है तो हम सत्य की बात करते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देता है, स्वाद खट्टा होना और हाइड्रोक्सिक आयन दान कर सकते हैं। तो यदि हम बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ चेंज है, यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन अधूरा है। चलिए अभी डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो वहां से समझ में आएगा कि ये बात किसकी कर रहा है। ये स्वाद खट्टा होना, ये विशेषता किसकी है, क्षार की। सही है, क्षार का खट्टा होना या स्वाद खट्टा होना किसकी विशेषता है, क्षार की। देखिए लिखा हुआ है क्षारों का स्वाद कड़वा होता है जबकि, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। अम्ल का स्वाद कैसा, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। सही है। लाल और एक क्षारीय विलयन के आधार पर संपर्क में आने पर लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये होता है कि क्षारीय, अगर ये होता यहां पर ये लिखा होता, थोड़ा सा अधूरा है क्वेश्चन, क्षारीय विलयन के संपर्क में आने पर, क्षारीय विलयन के संपर्क में आने पर लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, तो आपका पहला कथन सही हो जाता। सही है, स्वाद खट्टा होना, क्षार का स्वाद खट्टा नहीं होता, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। हाइड्रोक्सिक आयन दान कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है यूएस केमिस्ट गिलबर्ट एंड लुइस ने एक आधार को एक ऐसे पदार्थ के रूप में परिभाषित किया है जो गैर बंधन वाले इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी को दान कर सकते हैं, यानी कि ये वाला भी सही है। तो यदि क्वेश्चन ये होता कि क्षार विलयन के संपर्क में आने, क्षार विलयन के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये यदि होता
तो यदि हम इसके आगे जोड़ दें 4 विलियन के आधार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये होता तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जाता सही, पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता, बाकी के गलत। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा एसिड और बेस संकेतक के कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा एसिड जो है, कौन सा एसिड और बेस संकेतक के कार्बनिक यौगिक है, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन दे रखे हैं, लिखा हुआ है फेनॉल 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 फथेलिन, लिटमस, लाल गोभी और उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है, ये सभी एक कार्बनिक यौगिक के प्रकार हैं, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, फेनोफथलीन, लिटमस और लाल गोभी सभी कार्बनिक यौगिक हैं, क्योंकि इन सभी में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। लाल गोभी, लिटमस, हल्दी और चीनी गुलाब प्राकृतिक संकेतों के उदाहरण हैं, क्योंकि वे पौधों से प्राप्त होते हैं। मिथाइल ऑरेंज और फेनोफथलीन सिंथेटिक संकेतों के उदाहरण हैं, अतः दिए गए सभी सूचक कार्बनिक यौगिक हैं। सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कौन सा एसिड की अर्हेनियस अवधारणा का स्पष्टीकरण है। कौन सा एसिड की अर्हेनियस अवधारणा का स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो अर्हेनियस जो अवधारणा है ये क्या कहती है, जो अर्हेनियस अवधारणा है वो ये कहती है कि यदि किसी अम्ल को जल में मिलाया जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ये अर्हेनियस अवधारणा है। और क्वेश्चन पूछा है पदार्थ जो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, गलत। पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये सही है। प्रोटॉन दान करने में समर्थ सक्षम पदार्थ, गलत। प्रोटॉन ग्रहण करने में सक्षम पदार्थ, गलत। यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो सही है। 15 का बी, एसिड की अर्हेनियस अवधारणा एसिड को ऐसे पदार्थों के रूप में परिभाषित करता है जो आयनों का उत्पादन करने के लिए जलीय घोल में अलग हो जाते हैं, जिनमें से एक हाइड्रोजन आयन है जबकि 4 हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन अकेले मौजूद नहीं हो सकते और हाइड्रोनियम आयन के रूप में जाने वाले पानी के अणु के साथ एक संयुक्त अवस्था में मौजूद होते हैं और इन्हें आमतौर पर हाइड्रोजन आयन कहा जाता है। अर्हेनियस सिद्धांत 1887 में स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते अर्हेनियस के द्वारा दिया गया था। इसलिए एसिड की अर्हेनियस अवधारणा को ऐसे पदार्थों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, यानी कि सही आंसर था बी। 16 नंबर, आयरन की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। आयरन की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो आयरन की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, सॉल्ट पीटर नहीं है, रोसेल नमक ये भी नहीं है, मोहर का नमक ये सही है। मोहर सॉल्ट का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होती है, आयरन की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मोहर के नमक का उपयोग आयरन की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है और आयरन के ऑक्सीकरण स्तर को कम करने में भी मदद करता है। मोहर के नमक का वैज्ञानिक नाम अमोनियम आयरन सेकेंड सल्फेट है। इसे रासायनिक सूत्र NH4 2FeSO4 26H2O के द्वारा निरूपित किया जाता है। यह दो धनायनों की उपस्थिति के कारण अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट का दोहरा नमक है। अमोनियम धनायन NH4+ और लौह धनायन Fe2+ फर्स्ट, इसलिए आयरन की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मोहर साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे यहाँ पर लग रहा है कि आपके केमिस्ट्री से संबंधित है, लेकिन बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि आपको केमिस्ट्री के लगेंगे, लेकिन वास्तव में वो ज्योग्राफी में इन्वॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन टार्टर की क्रीम का अनुप्रयोग है। टार्टर की क्रीम का अनुप्रयोग किस किस में किया जाता है, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 17,
दवा उद्योग में प्रयुक्त होती है? नहीं। एक कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? नहीं। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? नहीं। ठीक है। किसमें? जो बेकरी उत्पाद होते हैं, जो बेकरी होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? बेकरी में आपका टार्टर की क्रीम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब टार्टर की क्रीम का क्या अनुप्रयोग होता है, डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। लिखा हुआ है पोटेशियम बाई टार्ट्रेट, जिसे इसके सामान्य नाम क्रीम ऑफ टार्टर के नाम से जाना जाता है, का उपयोग अंडे की सफेदी के लिए उनकी मात्रा और गर्मी सहनशीलता को बढ़ाकर बेकिंग उद्योग में एक स्थिर एजेंट के रूप में किया जाता है। इसे वाइन मेकिंग के उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और इसे गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में और चीनी क्रिस्टलीकरण के रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से टार्टरिक एसिड के पोटेशियम एसिड नमक से प्राप्त होता है और मुख्य रूप से बेकर्स द्वारा लिवनिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसलिए दिए गए विकल्प में बेकरी में क्रीम जो है क्रीम टार्टर का उपयोग किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। लिखा हुआ है एलपीजी को विशिष्ट गंध देने के लिए इसमें मिलाए जाने वाले रसायन का क्या नाम है? यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस में जो उसकी महक है, उस महक को कौन सी चीज जो है प्रदान करती है? एथिल मरकप्टेन, एक्रोलिन, मीथेन और अमोनिया। तो ये हर किसी को पता है। एथिल मरकप्टेन का प्रयोग जो होता है वो एलपीजी में गंध पैदा करने के लिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में गंध पैदा करने के लिए किया जाता है। एक्रोलिन, मीथेन और अमोनिया इसके उदाहरण नहीं है। ठीक है। तो 18 नंबर का सही आंसर था ए। डिस्क्रिप्शन देखिएगा। लिखा हुआ है एथनेथियोल, जिसे आमतौर पर एथिल मरकप्टन के रूप में जाना जाता है, एक विशिष्ट गंध वाला एक स्पष्ट तरल है जिसे एलपीजी रिसाव के उपयोगकर्ता को सतर्क करने के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है। आगे क्या कहते हैं जरा देखिएगा। लिखा हुआ है कि प्रोपेन और ब्यूटेन को गंध देने के लिए रासायनिक एजेंट मिलाया जाता है जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में गंधहीन होते हैं। एथिल मरकप्टेन का जो सूत्र दे रखा है CH3CH2SH है, इसलिए एथिल मरकप्टेन एलपीजी में एक अलग गंध देने के लिए जोड़ा जाने वाला जो है रसायन है। 19 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित बंधों को उनके सामर्थ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प में। ठीक है। पहला है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा है पाई बॉन्ड, तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। घटते हुए क्रम में इनको जो है आपको बताना है। अब इनको घटता हुआ क्रम कौन सा होगा? सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड आता है, फिर पाई बॉन्ड आता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। तो सिग्मा, पाई और हाइड्रोजन बॉन्ड के ऑप्शन में दे रखे हैं। ये तीन बॉन्ड दे रखे हैं और इनका घटता हुआ क्रम है। तो नंबर 1 पर आएगा सिग्मा। ठीक है। नंबर 2 पर आएगा पाई और सबसे लास्ट में आएगा हाइड्रोजन। तो सिग्मा, पाई और हाइड्रोजन बॉन्ड डी ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इसका थोड़ा सा एकदम केमिस्ट्री के ऊपर है, केमिस्ट्री पर बेस है। तो इस पर आप इसका चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है एक्वारेजिया बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक की आवश्यकता होती है? एक्वारेजिया बनाने के लिए किस यौगिक की आवश्यकता होती है? तो एक्वारेजिया बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की आवश्यकता होती है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है, क्लोरिक एसिड और हाइड्रो आयोडिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड और क्लोरिक। तो एक्वारेजिया बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है। 3:13:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दो अम्लीय यौगिकों का मिश्रण सोने को भंग कर सकता है, भले ही केवल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड अकेले धातु को भंग नहीं कर सकता। एक्वारेजिया पीले नारंगी रंग का होता है और कमरे के तापमान पर तरल होता है, इसलिए एक्वारेजिया बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 21 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आकाश गंगाओं को समूह का क्या नाम है जिसके अंतर्गत हमारा सौरमंडल आता है? यदि हम हमारे सौरमंडल की बात करते हैं तो आकाश देखिए
हमारा आकाश गंगा, हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है, ठीक है, या इसे हम मंदाकिनी बोलते हैं, तो आकाश गंगा को मंदाकिनी। लेकिन ये आकाश गंगा भी बहुत सारी जो है आकाश गंगाओं का समूह होता है, तो जो हम जिसमें है उसका नाम क्या है, उसका नाम स्थानीय समूह है, ठीक है। आकाश गंगा में भी बहुत सारी गैलेक्सी यानी बहुत सारी आकाश गंगाएं होती हैं, और उन्हीं में से हम किसमें, एक मिल्की वे नाम की आकाश गंगा उसमें रहते हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा है कि उस आकाश गंगा के समूह का नाम क्या है, तो उस आकाश गंगा के समूह का नाम क्या है, हमारा स्थानीय समूह है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगाओं के समूह के अंतर्गत आता है, जिसे स्थानीय समूह के रूप में जाना जाता है। अन्य छोटे पिंडों से उल्का पिंडों, धूमकेतु और क्षुद्रग्रहों के साथ सूर्य के चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रह पिंडों को सौरमंडल के रूप में जाना जाता है। आकाश गंगाओं के एक समूह में कम से कम मिल्की वे के बराबर चमक वाले लगभग 50 या उससे कम गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए सदस्य होते हैं। यानी कि एक आकाश गंगा में 50 से ज्यादा आकाश गंगाएं, जिसके हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है, तो ऐसी 50 मिल्की वे एक आकाश गंगा के समूह में कम से कम हो सकती है। इनकी अधिकतम संख्या हजारों लाखों में भी जा सकती है। लिखा हुआ है लोकल ग्रुप के 3 सबसे बड़े सदस्य, एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे बड़ी, हमारी मिल्की वे दूसरी सबसे बड़ी और त्रिकोणीय गैलेक्सी है। अतः आकाश गंगा के समूह का नाम जिसके अंतर्गत हमारा सौरमंडल आता है स्थानीय समूह के नाम से जाना जाता है। और कहता है जो अंतरिक्ष है इसमें 80 लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं उपलब्ध हैं, हम इनमें कुछ को ही देख पाए हैं। बहुत सी आकाश गंगाएं अभी भी हमारी आंखों से दूर हैं, और हो सकता है इन्हीं आकाश गंगाओं में से किसी एक आकाश गंगा पर जीवन हो जहां पर हमारी तरह लोग रहते हों। क्वेश्चन नंबर 22, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड पर स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी की बात हो रही है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस खगोलीय पिंड पर स्थित है, तो यदि हम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी की बात करते हैं तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है, चंद्रमा पर है, ठीक है। कहां पर है, चंद्रमा पर एक जगह है, सही है। चंद्रमा पर कहा जाता है कि जो वायुमंडल वो नहीं है, इसीलिए चंद्रमा पर हम एक दूसरे की बातों को सुन नहीं सकते। चंद्रमा पर क्या है कि कहा जाता है कि जो चंद्रमा भी कभी ये माना जाता है कि सूर्य का ही एक हिस्सा था, हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी यानी कि जो हमारी धरती है उसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, यही चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पृथ्वी के चंद्रमा पर स्थित है, प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोटों से बना है। एक बड़ा बेसाल्टिक मैदान है जो चंद्रमा पर ट्रैंक्विलिटेटिस बेसिन में स्थित है और गहरा दिखता है, क्योंकि हल्के रंग के क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचे होते हैं और इसलिए आने वाली धूप से बेहतर रोशन होते हैं। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 विमान पर चंद्रमा के लिए पहले मानवयुक्त मिशन के लिए शांति का सागर भी लैंडिंग स्थल था। अतः शांति का सागर चंद्रमा पर स्थित है, यानी कि अपोलो 11 मिशन इसी लैंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर ही आकर क्या है, लैंड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रह को गैलीलियन उपग्रह के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, गैलीलियन उपग्रह के रूप में किसको जाना जाता है, तो देखिएगा जो बृहस्पति उपग्रह है, जो बृहस्पति एक ग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति और शनि ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, कभी शनि के ज्यादा हो जाते हैं कभी बृहस्पति के। वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह मौजूद हैं। तो यही क्वेश्चन है कि क्या है आपका बृहस्पति यहाँ पर सही आंसर है। जोवियन ग्रह बृहस्पति ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह के रूप में जाना जाता है। गैलीलियन उपग्रहों में बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो, यूरोपा है, जो उनके आकार के घटते क्रम में है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बृहस्पति के जो चंद्रमा है उनका नाम पूछा हुआ गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा है, तो गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि किसका, बृहस्पति का एक उपग्रह है। उसके बाद कैलिस्टो है, कैलिस्टो के बाद आयो है और आयो के बाद यूरोपा है, ठीक है। जो उनके आकार के घटते क्रम में पहली बार 1610 में गैलीलियो गैलीली के द्वारा खोजे गए थे। जोवियन ग्रह सौर मंडल के बाहरी ग्रहों का एक संग्रह है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि ये 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून किसमें आते हैं, जोवियन ग्रहों में आते हैं, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक कक्षा से बाहर के ग्रहों में आते हैं।
इसलिए बृहस्पति के उपग्रह को गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय तक पृथ्वी के सबसे निकट रहता है। तो यदि आपने पढ़ा हो कि जो शुक्र ग्रह है उसके लिए पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी संबोधित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक रहता है। शुक्र ग्रह पर कहा जाता है कि जो है बहुत सारी गैसों का एक वातावरण है और ये गर्म गैसें हैं। तो शुक्र लेकिन धरती के समान ही मिलता जुलता ग्रह है। मंगल पर जो है जीवन की खोज, इस समय जीवन की खोज के लिए अभियान खोजे जा रहे हैं, क्योंकि मंगल पर यह आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि शायद मंगल पर हमारी धरती की तरह जो है जीवन है, क्योंकि मंगल पर ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वहां पर जो बहते हुए जल के जो कहते हैं अवशेष हैं, यानी कि बहते हुए जल के जो निशान हैं, जो नदी और झीलों के जो चिन्ह हैं वो वहां पर पाए गए हैं। बृहस्पति जो है एक हमारे अगर बात करते हैं अपने सौरमंडल की सबसे बड़े ग्रहों में है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक और सबसे गर्म ग्रहों में से एक ग्रह है। सबसे लंबे समय तक बुध पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, सॉरी, ओ बुध बुध बुध, यहां पर ऑप्शन सी बुध होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुई, क्षमा प्रार्थी है। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है, बुध। बुध जो है उसकी जो 99 डेज में कहा था परिक्रमा कर लेता है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी कई बार जो है जब सूर्य की परिक्रमा कर रहा होता है तो पृथ्वी के निकट से गुजरता है। तो बुध यहाँ पर सही आंसर था। सबसे लंबे समय तक बुध पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। शुक्र अपनी कक्षा में गति करते हुए पृथ्वी के सबसे निकट बिंदु पर पहुंच जाता है, लेकिन एक विस्तारित अवधि के लिए नहीं रहता। शुक्र के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का अगला ग्रह मंगल है, लेकिन अपनी कक्षाओं के आकार के कारण वे पृथ्वी से दूर भी अधिक समय व्यतीत करते हैं, जबकि औसतन बुध एक छोटी कक्षा के साथ ना तो पृथ्वी से बहुत दूर है और ना ही बहुत निकट है, और औसत रूप से पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। इसलिए बुध सबसे अधिक समय तक पृथ्वी के सबसे निकट रहता है। आज का अंतिम क्वेश्चन, पृथ्वी की कुल अर्थव्यवस्था से अधिक मूल्य का माना जाने वाला साइके 16 क्षुद्र ग्रह कहां पर स्थित है? ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है उसके संदर्भ में पूछा गया है। ठीक है, कहां पर स्थित है? तो साइके 16 की यदि हम बात करते हैं, कुइपर बेल्ट में है, शनि के पास है, शुक्र के पास है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? जो दो ग्रह हैं, ठीक है, हमारी धरती और जो बृहस्पति के बीच में भी जो है कुछ ग्रह हैं, तो वो क्षुद्र ग्रहों के रूप में आते हैं। तो वो उस बेल्ट में कौन सा है? साइके 16। ठीक है, तो वो किस में आते हैं? उनमें साइके 16 किस में है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट में। 10,000 क्वाड्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ पृथ्वी की अर्थव्यवस्था अधिक मूल्य का अनुमानित माइनस 16 क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। इसकी खोज 1852 में इतालवी खगोल शास्त्री एनिबल टी गेस्परिस ने की थी। क्षुद्र ग्रह का नाम आत्मा की ग्रीक देवी से लिया गया है। साइके 16 एक विशाल धातु क्षुद्र ग्रह है और इसका औसत व्यास 226 किलोमीटर है, जो हमारे चंद्रमा के व्यास का एक 16वां हिस्सा है। क्षुद्र ग्रह में लोहा, निकल और अन्य दुर्लभ वस्तुओं से कोबाल्ट, इरिडियम, सोना, प्लेटिनम और रेनियम शामिल है। इसलिए साइके 16 एस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित है, यानी कि सही आंसर है डी। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यदि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इसका फायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।